अरे ये क्या कर दिया तूने बेटे? अगर इसे मार देगा तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी और हम सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये क्या कर दिया तूने? और कार्तिक को घसीटते हुए ले जाने लगता है और छत से फेंक देता है। सुबह का समय था। बाजार में भीड़ लगी हुई थी और मुकेश बाजार में मदारी का खेल दिखा रहा था। तो जबूरे, खेल की समाप्ति पर आखिरी बार गुलाटी मारते हुए मेरे कंधे पर आके बैठेगा। तो चल जबूरे, अब बारी है सारे तमाशे देखने वालों से पैसे लेने की। जमूरे का खेल अच्छा लगा तो पैसे दिल खोल के दीजिए, क्योंकि जमूरे ने खेल भी दिल खोल के दिखाया है। चलो 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 चलो, आ जाओ, दिल खोल के पैसे दो। जिसके बाद वो बंदर सबसे पैसे लेने लगा और फिर दोनों आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। 5 6 7 अरे वाह रे वाह जग्गू, ये तो देख, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज बहुत लोग आए थे हमारा तमाशा देखने। घर जाकर पल्लवी को ये बात बताऊंगा तो बड़ी खुश हो जाएगी। मुकेश उन पैसों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि तभी एक आदमी तेजी से दौड़ते हुए मुकेश के पास आता है। मुकेश! 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 अरे अरे, गजब हो गया भाई, गजब हो गया मुकेश, गजब हो गया। हाँ, आराम से, क्या गजब हो गया मगन? तू ऐसे हांफते हांफते क्यों चला आ रहा है, क्या बात है? अरे बात ऐसी है कि क्या बताऊं। अरे सुन, तुझे याद है ना वो तेरे मौसा जी जिनका कुछ सालों पहले देहांत हो गया था और सारी जमीन और जायदाद उसके उस हकले बेटे के नाम हो गई थी, याद है ना? हाँ, वो तो पता है, लेकिन तू कहना क्या चाहता है, मुद्दे की बात बता ना। अरे यही कि 1 महीने पहले उसके हकले बेटे की भी मौत हो गई है। और गजब की बात यह है कि उसने या उसके बाप ने किसी के नाम सारी जायदाद नहीं की थी। अरे क्या? नहीं की तो नहीं की। अरे नहीं की तो नहीं की, क्या कहूं, कब तेरे अंदर अकल आएगी भगवान ही जाने। अरे जब जायदाद किसी के नाम नहीं है तो उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा या शायद आधा हिस्सा तुझे मिल जाएगा ना, क्योंकि उस हकले चाचा के अलावा एक तू ही तो उनके रिश्तेदारों में आता है। बात तो तू सही कह रहा है मगन, पर नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। मुझे मेहनत की रोटी खाना ज्यादा पसंद है। वैसे भी जो चाचा और उसका बेटा है वो कभी भी मुझे जायदाद का हिस्सा देंगे ही नहीं। अरे तू कैसी बातें कर रहा है, पागल वागल है क्या? इतने सारे पैसे और जायदाद जिसके लिए लोगों को पता नहीं कितने सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, तुझे बैठे बिठाए मिल रहे हैं और तू कहता है कि नहीं, मेहनत मेहनत मेहनत। अरे भगवान जब देता है तो ले ले रे पगले, ऐसे मना नहीं करते हैं। हाँ, मैं मना कर रहा हूँ। देखो ऐसा है मगन, मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश हूँ। हाँ चल मेरे जग्गू, आजा चल। जिसके बाद मुकेश अपने बंदर जग्गू के साथ वहां से चला जाता है। अरे पल्लवी, अरे कहाँ हो भाग्यवान, जल्दी से बाहर आओ। देखो देखो देखो, आज कितनी मस्त कमाई हुई है। आज हम बहुत दिनों बाद खीर खाएंगे। अरे थोड़ी सी कमाई क्या हो गई, इतने खुश हो रहे हो? अरे नहीं खानी कोई खीर वीर। अरे अरे अरे, ये क्या पल्लवी, ये तुमको अचानक से क्या हो गया? पहले तो तुम बहुत खुश हो जाती थी, फिर अचानक से मुझसे कोई गलती वलती हो गई क्या? गलती कहूँ
या मूर्खता, यही समझ नहीं आ रहा है। आपने सुना ना कि आपके जो मौसा जी हैं, उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई है और उन दोनों ने ही जायदाद किसी के नाम नहीं की है। फिर आपको जब सब कुछ जायदाद का हिस्सा मिल रहा है तो मना क्यों कर रहे हो भला? अरे ये मगन भी ना तुमको भी बता गया है ना। ये मगन का बच्चा, सही में इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, देखो पल्लवी, बात को समझने की कोशिश करो। एक तो मौसा जी का अपना भाई है जो उनके साथ हमेशा ही रहा है, तो भला जायदाद मुझे कैसे मिल सकती है? उसके लिए मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कहां सर फोड़ना पड़ेगा, क्या पता। पर जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा भला? आपको शौक होगा ऐसे गरीबों की तरह रहने का, लेकिन मुझे नहीं है। अब तो खीर तभी बनेगी जब आप जायदाद का हिस्सा लेने जाओगे। अरे भाई, तुमको खीर नहीं बनानी है ना तो नहीं बनाओ, मत बनाओ। खाना भी मत बनाओ। मैं तो ये कहता हूं कुछ ना बनाओ, बैठी रहो। मैं बाहर ही जाकर खा लूंगा, लेकिन इन सब झमेलों में मैं कभी नहीं पड़ने वाला। हाँ, नहीं तो चल रे जमूरे, आजा। ऐसा कहकर मुकेश वहां से जाने लगा। हाँ हाँ, आपको तो इन सब झमेलों से दूर ही रहना है। आपको तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है ना। मैं और मेरी खुशियां तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, देख रहा है जग्गू, आज उस चीज के लिए झगड़े हो रहे हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। सच में पैसा लोगों को अंधा कर देता है। अब पल्लवी पता नहीं कितने दिनों तक मुझसे ऐसे ही रूठी रहेगी। क्या करूं क्या ना करूं समझ ही नहीं आता। जायदाद ले लो। अरे अब तू भी मत शुरू हो जा। हैं? ये क्या? यहां तो कोई नहीं है। फिर ये किसने बोला? जग्गू ने? नहीं 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 नहीं, ये तो बंदर है। भला ये कैसे कुछ बोल सकता है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे भ्रम हो गया है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ मुकेश भैया, मैं बोल सकता हूँ। हाँ। मुकेश बंदर की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं पाता कि एक बंदर कैसे कुछ बोल रहा है, और वो डर जाता है। हे भगवान, हे भगवान, ये कहाँ बंदर है? ये तो बोल रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे अरे भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये मैं हूँ, कार्तिक हूँ मैं। कार्तिक? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे वो तो 1 महीने पहले ही मर गया था। ये कैसे हो सकता है? मगर ने तो मुझे यही बताया कि वो 1 महीने पहले, और ऊपर से वो इंसान था, कोई बंदर नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ भैया, मेरा विश्वास कीजिए। आपको याद है बचपन में मैं एक बार खो गया था, तब आपने कैसे भी करके मुझे ढूंढ लिया था। मैं एक खाली कुएं में गिर गया था। अरे वो ससुरा, ये तो बहुत पहले की बात है रे। जब कार्तिक सिर्फ 7 साल का था तब आई की। तुमको कैसे पता ही सब? अच्छा, माने कि क्या तुम सच में कार्तिक हो? अरे पर तुमको हो क्या गया कार्तिक भाई? तुम बंदर में कैसे बदल गए? और सभी तो कह रहे हैं कि तुम मर चुके हो, फिर बंदर के मतलब मेरा ये पुनर्जन्म है भैया। मैं मर चुका हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी। आज से 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले, जब मेरे बाबा का देहांत हो गया था ना, तब बेटा कार्तिक, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी यानी कि मेरे भैया के जाने के बाद तुम्हारे दिल पर गहरी चोट लगी है। लेकिन बेटा, मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, और कब तक ऐसे ही उदास बैठे रहोगे? चलो बेटा, चलो थोड़ा सा भोजन कर लो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं चाचा, आप जाइए, मुझे भूख नहीं है।
देखो बेटा, ऐसे भूखे रहने से भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे, है ना? अच्छा, वो सब छोड़ो और इससे मिलो। इसका नाम माया है। भैया की वर्षों से एक इच्छा थी कि तुम्हारी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से हो। अब भैया माया को बहुत पसंद करते थे और इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, तो बेटा मैं इसको यहाँ ले आया। माया, अब तुम ही इसे संभाल सकती हो। मेरे भतीजे का ध्यान रखना। हाँ। ठीक है चाचा, मैं कार्तिक का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये क्या माया, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम अभी तक अपने बाबा की मौत को भूल नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। ये देखो इन पुष्पों को, कितने सुंदर हैं। ये भी रोज ही मुरझाते हैं और खिलते हैं। हाँ, पर तुम कहना क्या चाहती हो माया? यही कि ये दुनिया भी इन्हीं फूलों की तरह है। यहाँ रोज लोग मरते हैं और जन्म लेते हैं, और इन फूलों की तरह हमारे जीवन में रोज खुशी और दुख भी आते जाते रहते हैं। हम जिंदगी भर दुखी नहीं रह सकते, लेकिन खुश भी नहीं रह सकते। लेकिन खुश रहने की वजह तो ढूंढ ही सकते हैं ना कार्तिक। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अब वही प्यार मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे बाबा से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर खुश नहीं रह सकते कार्तिक? बताओ। माया की बातें कार्तिक के दिल को छू लेती हैं। कार्तिक माया की बातों से बहुत प्रभावित हो जाता है और वो मुस्कुराता है। हाँ, अब समझ आया कि मेरे बाबा ने तुम्हें इस घर की बहू बनाने के लिए क्यों चुना। तुम बहुत ही समझदार और दिल की अच्छी लड़की हो माया। मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश रहना चाहता हूँ। कार्तिक को माया बहुत ही पसंद आती है, जिसके बाद वो एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। कार्तिक भी अपने बाबा की मौत को भुला देता है और खुश रहने लगता है। और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब बेटा, अब तक तो तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका होगा, क्यों, है ना? तो अब बेटा समय आ गया है कि तुम दोनों की शादी करा दी जाए। हैं? चाचा, शादी, इतनी जल्दी शादी करना ठीक रहेगा क्या? अरे ये क्या बाबा, मेरा बड़ा भाई तो शर्माने लग गया। अरे मेरे भैया, अगर अभी शादी नहीं करोगे तो क्या उम्र निकल जाने के बाद करोगे क्या? और वैसे भी जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक तो मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जल्दी से शादी के लिए हाँ करो ताकि मैं भी कर सकूं। हाँ, मुझे भी अपना नंबर लगाना है। अब अच्छा, ठीक है गणेश। अगर माया को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ मैं। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उल्टा जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेना चाहूंगी। तो चलो ठीक है भाई, मैं कल ही पंडित को बुलाकर रिश्ते की बात कर देता हूँ। जिसके बाद शाम हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे चाचा
और तुम्हारा छोटा भाई तुमसे प्यार करने का दिखावा कर रहे हैं। असल में वो तुम्हारी जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं। ये तो तुम क्या कह रही हो माया? मेरे चाचा कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यही तो दिक्कत है कार्तिक, तुम बहुत ही भोले और मासूम हो। तुम्हें किसी की बुरी नीयत नहीं दिखती, पर एक दिन तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जिसके बाद वो दोनों वहां से घर लौट आते हैं। माया की बातें कार्तिक के मन में हलचल पैदा कर रही थीं। उसका मन बेचैन हो रहा था और वो सो नहीं पा रहा था कि तभी कार्तिक के चाचा कार्तिक के कमरे में आ गए। अरे बेटा कार्तिक, तुम अभी तक सोए नहीं? चलो अच्छा है, मुझे तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी करनी थी। हैं? ऐसी कौन सी बात है चाचा जो आप आधी रात को आए हैं बात करने के लिए? वो क्या है ना कार्तिक बेटा, अब तुम्हारी तो शादी होने वाली है और तुम और तुम्हारी पत्नी माया दोनों घर में आराम से रहो बिना किसी दिक्कत के। माने कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करूं, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। देखो बेटा, अभी तक क्या होता है कि घर के और जमीन के सारे काम शुरू से मैं संभाल रहा हूँ, है ना? पर बेटा, कुछ भी काम के लिए मुझे तुम्हारे पास बार बार आना पड़ता है हस्ताक्षर करवाने के लिए या पूछने के लिए। तो बेटा, मैं क्या कहता हूँ कि तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा और तुम वैवाहिक जीवन आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो ना? चाचा की बातें सुनकर उसे अब माया की बातें याद आने लगी, पर वो इस बात पर अब भी भरोसा नहीं करना चाहता। ठीक है चाचा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। हाँ, ठीक है कार्तिक बेटा, अच्छे से सोचो। बस मेरी तो यही इच्छा है कि तुमको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, आखिर मैं तेरा अपना ही चाचा हूं ना, तुझसे अलग थोड़ी हूं, तेरा ही भला सोचूंगा। मैंने तुझे इतने प्यार से अपने बेटे जैसा पाला है। अब जायदाद मेरे नाम भी हो जाएगी, तब भी वो रहेगी तो तेरी ही ना, है ना? चल, तेरे भले के लिए सोच रहा हूँ। चल बेटा, मैं चलता हूँ। हाँ। जिसके बाद कार्तिक के चाचा वहां से चले जाते हैं। कार्तिक चाचा की बातों को सुनकर बहुत ही परेशान हो गया और वो सीधे माया के पास पहुंचा। अरे क्या बात है कार्तिक, तुम इतनी आधी रात गए क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? नहीं माया, कुछ ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल सही थी। अब मुझे भी लग रहा है कि मेरे चाचा मुझसे नहीं, मेरी जायदाद से प्यार करते हैं। अभी वो आए थे जायदाद अपने नाम करवाने। तो जिसका डर था वही हुआ। अब देखना कार्तिक, कैसे तुम्हारे चाचा तुम्हें बहला फुसलाकर तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम करा लेंगे। मुझे तो बस एक बात का डर है, कहीं वो जायदाद अपने नाम होने के बाद तुम्हें घर से बाहर न कर दे या तुमसे नौकरों जैसा सुलूक न करने लग जाए। क्या कहा? तो अब मैं क्या करूं माया? देखो, मेरे पास एक सुझाव तो है। क्यों ना तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। तुम्हारे चाचा बहुत चालाक हैं, वो कुछ भी करके तुमसे तुम्हारी सारी जायदाद छीन लेंगे। लेकिन अगर जायदाद मेरे नाम होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर अब हम पति पत्नी बनने वाले हैं। जायदाद मेरे नाम हो या तुम्हारे नाम, क्या फर्क पड़ता है? हाँ माया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही जमींदार से बात करके जमीन तुम्हारे नाम करवा दूंगा। ठीक है। कार्तिक माया की बात को मान गया। उसे सुझाव बहुत पसंद आया और वो वहां से जाने लगा।
हाँ, मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे माया मिली। कितनी समझदार और सुंदर है। अरे, लेकिन मैं तो उसका पूरा नाम ही नहीं जानता। कल उसके नाम पे जमीन भी करवानी है। एक काम करता हूँ, एक बार जाके पूछ लेता हूँ। हाँ। ऐसा कहकर कार्तिक फिर से माया के कमरे की तरफ जाने लगा, जहां वो माया को गणेश और उसके चाचा के साथ देखता है। तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। मान गया मैं तो तुम्हारी कुटिल बुद्धि को। क्या चालाक लड़की हो यार। हम तो उससे उसकी जमीन शायद ही ले पाते, लेकिन तुमने तो ऐसा खेल खेला, ऐसा पासा फेंका है कि बेचारा चारों खाने चित्त हो गया। अब वो खुद ही अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम करना चाहता है। सही कहा गणेश। अरे, ये हकले लोग होते ही ऐसे हैं, एकदम मंदबुद्धि। वो सोच भी कैसे सकता है कि मैं, मुझ जैसी सुंदर लड़की उस जैसे हकले के साथ प्यार करेगी। मैं तो शुरू से ही तुम्हारी हूँ गणेश, और तुम्हारी ही रहूंगी। अब तो बस कल का ही इंतजार है, जब सारी जायदाद होगी हमारी। फिर हम उस कार्तिक को अपने घर का नौकर बनाकर घर के सारे काम करवाएंगे। वैसे भी मेरा बड़ा भाई मुझे रोज नौकरों जैसा काम कराता था। अब बारी है उसके ससुरे बेटे की। वो तीनों जोर जोर से हंस रहे थे और खुलकर सारी बातें कर रहे थे, ये बिना जाने कि उनकी सारी बातें कार्तिक भी सुन रहा था। कार्तिक अपने ही चाचा और भाई का ये रूप देखकर और माया की असलियत सामने आने से उसके दिल को एक बहुत गहरी चोट लगी। वाह माया, वाह, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आया तुम्हारा पूरा नाम पूछने के लिए। नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम तीनों की असलियत क्या है। मुझे कभी पता नहीं चलती। अरे ये क्या माया, अब ये हकला कहाँ से आ गया? पता नहीं गणेश, पर लगता है इसने हमारी पूरी बात सुन ली है। हमारी पूरी योजना बेकार चली गई। 2 साल मैंने इस हकले को झेला और इसके साथ प्यार का नाटक किया, और अब सब खत्म। नहीं 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 माया, इतनी आसानी से तो हमारी इतने सालों की मेहनत बेकार हो ही नहीं सकती। अब अगर ये खुद से जमीन और जायदाद हमारे नाम नहीं कर सकता तो इसे मरना होगा। जिसके बाद गणेश पास ही में रखा एक डंडा उठा लेता है और कार्तिक के सिर पर जोर से मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। अरे, ये क्या कर दिया तूने बेटे? अगर इसे मार देगा तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी और हम सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये क्या कर दिया तूने? नहीं ससुर जी, गणेश ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। वैसे भी अब कुछ भी हो जाए, ये सारी जायदाद और जमीन हमारे नाम तो नहीं करने वाला, तो इसका मरना ही सही है। गणेश, इसे छत से नीचे फेंक दो, ताकि सबको ये लगना चाहिए कि इसका पैर फिसला और ये नीचे गिरकर मर गया। जिसके बाद गणेश माया की बात मान लेता है और कार्तिक को घसीटते हुए ले जाने लगता है और छत से फेंक देता है। जिसके बाद मैं मर गया भैया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक बंदर बन चुका था। ओ, तो इसका मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है कार्तिक, वो भी एक बंदर के शरीर में। बाप रे, क्या चक्र है भगवान का। तुम मुझे जंगल में मिले थे 1 महीने पहले, यानी कि तुम मर के तुम्हें बंदर का शरीर मिला और किस्मत तुम्हें मेरे पास ही लेकर आई। शायद इसीलिए ताकि तुम्हारे साथ इंसाफ हो सके। तो ठीक है कार्तिक, मैं लूंगा तुम्हारे मौत का बदला। आखिर मैंने तुम्हें बचपन में खिलाया है बेटा, और तुम्हारी वजह से मैंने 1 महीने में बहुत पैसे कमा लिए।
मदारी का खेल दिखाकर। और क्या, उसका एहसान तो चुकाना बनता है ना। हाँ, चल मेरे मदारी, चल आजा 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 आजा। जिसके बाद मुकेश कार्तिक के साथ अपने घर चला जाता है। पल्लवी, अरे भाई पल्लवी, अरे भाई कब तक रूठी रहोगी? इधर भी आ जाओ, आ जाओ, कहाँ हो? मुझे नहीं देखनी आपकी शक्ल, आप चले जाइए। आपको तो बाहर खाना खाना था ना, तो फिर घर क्यों आए? दिन भर बाहर ही रहिए। अरे क्या तुम भी पल्लवी, अब जिंदगी भर गुस्सा ही रहोगी क्या? मैं तो यहाँ तुम्हें यह बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ जायदाद का हिस्सा लेने। क्या कहा? आप सच कह रहे हैं जी? आखिरकार आपकी अक्ल ठिकाने आ ही गई। चलिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं चल सकती मेरे साथ। वहां जायदाद के चक्कर में पता नहीं कहां कहां भटकना होगा, झगड़ा टंटा भी हो सकता है। इसीलिए तुम यहीं रहो। एक बार जायदाद मेरे नाम हो जाए फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा, फिर क्या दिक्कत है। हाँ, ये भी ठीक है। जिसके बाद मुकेश और कार्तिक जायदाद लेने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। अच्छा किया भैया, आपने भाभी को अपने साथ नहीं लेकर आए, नहीं तो उनके जान को भी खतरा हो सकता था और हमारी योजना पूरी नहीं होती। हाँ, अब जाकर शांति का एहसास हो रहा है माया बेटी। उस हकले की हकलाती आवाज से भी छुटकारा मिल गया और अब से सारी जमीन भी हमारी हो गई। अब बस तुम दोनों की शादी करवाना बाकी है। हाँ बाबा, मैं आज ही पंडित जी को बुला के ले आता हूँ। तभी मुकेश गांव के जमींदार के साथ वहां आ जाता है। अरे रुको रुको गणेश बेटा, शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या है? पहले सारी जायदाद और जमीनें तो मेरे हवाले करते जाओ। लेकिन तू है कौन और हम तुझे अपनी जमीन और जायदाद क्यों दे भला? तुम मुझे नहीं जानती, पर तुम्हारे ससुर जी और ये गणेश, ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये हमेशा से ही यहाँ बड़े पापा से भीख मांगने आता रहता था। वो इसके मौसा जी जो थे, जब भी पैसे चाहिए होते थे ये मुंह उठा के चला आता था। लेकिन ये मत भूल कि मेरे बाबा तेरे मौसा के अपने सगे भाई हैं, तो उनके जाने के बाद सारी जायदाद मेरे बाबा के ही नाम पर होगी, ना कि तेरे। समझ गया ना? इसीलिए यहाँ हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। चल अपने घर जा। हाँ बिल्कुल, मैं घर चला जाता, लेकिन अगर कार्तिक ने खुद ही सारी जमीन और जायदाद मेरे नाम की होगी तो? ये क्या बकवास कर रहे हो? भला कार्तिक सारी जायदाद तुम्हारे नाम क्यों करेगा? क्योंकि कार्तिक मुझसे बहुत प्यार जो करता था, इसीलिए। जमींदार जी, जरा वो कागज तो दिखाइए। ये देखो गणेश, तुम्हारे भाई कार्तिक ने सच में अपनी सारी जमीन जायदाद मरने से पहले मुकेश के नाम कर दी थी। ये देखो, ये दस्तखत है उसके, हस्ताक्षर। जमींदार के ऐसा कहते ही गणेश जमींदार से कागज ले लेता है और उसे पढ़कर गणेश हैरान हो जाता है। हाँ, अरे अरे भला ये कैसे हो सकता है? अरे भला ये कैसे हो सकता है? कार्तिक तो सारी जायदाद माया के नाम करने वाला था, लेकिन वो माया के नाम कर पाता उससे पहले ही वो तो मर गया। तो मुकेश के नाम कैसे कर सकता है, बताइए भला। नहीं नहीं जमींदार जी, जरूर ये हस्ताक्षर नकली है, जाली हस्ताक्षर है। ये इसकी कोई चाल है, चाल, क्योंकि कार्तिक इसके नाम सारी जायदाद कभी कर ही नहीं सकता। हाँ देखो गणेश, अब ये सब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। हस्ताक्षर तो कार्तिक के ही है, मैंने जांच कर ली है। अब मानो या ना मानो, सारी जमीन और जायदाद अब मुकेश के नाम पर ही है। हाँ तो सुन लिया ना। अरे जल्दी जल्दी देख क्या रहे हो, दफा हो जाओ हमारे घर से। और हाँ, चाहो तो तुम सब लोग एक एक कटोरा ले जा सकते हो, रास्ते में जरूरत पड़ेगी ना भीख मांगने के लिए। अब कोई काम वाम तो रहा नहीं, तो भीख ही मांगना पड़ेगा। ले लो ले लो, जाओ अंदर से ले लो, जाओ जाओ।
जिसके बाद मुकेश उन तीनों को ही बुरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। वो तीनों फिलहाल के लिए तो चले जाते हैं। अरे ये क्या बेटा, आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर उस हकले कार्तिक ने कब की इस मुकेश के नाम सारी जमीन जायदाद है? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही बाबा, पर अब जो भी हो, हमारे हाथ से जमीन और जायदाद चली गई और अब तो लगता है कि इस मुकेश को भी निपटाना होगा रास्ते से। सही कहा गणेश, आज ही उस मुकेश को जान से मारना होगा। अच्छा, तो तुम सब फिर से किसी और की जान लेने की सोच रहे हो? ये क्या? ये आवाज तो किसी और की है, लेकिन बोलने का तरीका तो कार्तिक के जैसा है। मगर यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ ये बंदर ही है। तो मैं ही तो बोल रहा हूँ चाचा, मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं हूँ कार्तिक। बंदर के मुंह से आवाज सुनकर तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाते। तभी कार्तिक अपने साथ एक चाकू लाया होता है और जाकर गणेश के पेट में भोंक देता है। गणेश, गणेश, ये क्या हो गया तुम्हें? अपनी आंखें खोलो गणेश, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो वही किया माया जो इसने मेरे साथ किया था। जान के बदले जान। तुमने गणेश को? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं सबको बता दूंगी। अच्छा, और कौन करेगा तुम पे भरोसा कि किसी बंदर ने तुम्हारे आशिक को मार दिया? हैं? ये क्या हो गया गणेश? ये सब मेरी ही गलती थी, मेरी ही चालबाजी के कारण ये सब हुआ। मुझे माफ कर दो। उठो गणेश, उठो। उस रात माया रोती रहती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कार्तिक अपना बदला ले चुका होता है और वहीं दूसरी तरफ एक मदारी मुकेश जो कल तक गरीब था, आज उसके पास जमीन और जायदाद आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी पल्लवी को उस घर में ले आता है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और वो तीनों मुकेश, पल्लवी और कार्तिक साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।